हेलो गाइस एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं इंग्लिश में की जाने वाली कॉमन मिस्टेक्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लर्नर्स कर देते हैं और इनका करेक्ट वर्ड वहाँ पे कौन सा आना है, हम इसके बारे में भी सीखेंगे। तो वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, सेंटेंस दिया हुआ है शी इज द बेस्ट गर्ल ऑफ ऑल। अब यहाँ पे बेस्ट अगर आप देखें तो बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है, जिस तरह गुड, बेटर, बेस्ट। तो जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हम द लगाते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा है तो हम इसे दा बोलेंगे, अगर वाउल से पहले आ रहा है तो हम इसे दी बोलेंगे। जब भी आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तब आप वहां पे द का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। नेक्स्ट है शी इज वेटिंग टू मी। शी इज वेटिंग टू मी। अब यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए, यहाँ प्रेपोजिशन की गलती है। शी इज वेटिंग फॉर मी होना चाहिए। शी इज वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार कर रही है। ही लिव्स एट लाहौर। ही लिव्स एट लाहौर। अब देखें, यहाँ एट की जरूरत नहीं है, हम एक सिटी की बात कर रहे हैं ना, तो इससे पहले आएगा ही लिव्स इन लाहौर, वो लाहौर में रहता है। ही लिव्स इन लाहौर। He took off his clothes। अब ड्रेस रिमूव करने को हम took off कहेंगे, फर्स्ट फॉर्म इसकी टेक ऑफ है। पहनने को ड्रेस को हम पुट ऑन कहेंगे। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, इस वाले ऑफ की, यहाँ पे आएगा ओ डबल एफ ऑफ। He took off his clothes। तो यहाँ पे आपने सिंगल जो एफ वाला ऑफ है वो नहीं लिखना, यहाँ पे ये वाला ऑफ आएगा। नेक्स्ट है ही इज अ ऑनेस्ट मैन। हमने ये पढ़ा होता है कि कॉन्सोनेंट से पहले हम आ का इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल वावल से पहले किया जाता है। अब यहाँ पे एच लिखा हुआ है तो हमें लग रहा है कि ये एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये सिंपल एक लेटर पे नहीं जाता है, ये उसके साउंड पे भी जाता है। जब हम कह रहे हैं ऑनेस्ट मैम तो इसका मतलब है इससे पहले हम एक वावल साउंड निकाल रहे हैं, तो उससे पहले आएगा एन ऑनेस्ट मैन। तो ये वर्ड के मुताबिक नहीं होता, साउंड के मुताबिक है। ऑनेस्ट मैन जब हम कह रहे हैं तो ओ की हम साउंड निकाल रहे हैं। तो साउंड के मुताबिक ये एक वॉवल बनता है, इसलिए यहाँ पे ही इज एन ऑनेस्ट मैन आना चाहिए, आ ऑनेस्ट मैन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये साउंड के मुताबिक है, लेटर के मुताबिक नहीं है। दी ऑल गर्ल्स आर एब्सेंट। अब ये इस तरह नहीं आएगा दी ऑल गर्ल्स आर एब्सेंट, इसका स्ट्रक्चर गलत है, ये होगा ऑल द गर्ल्स आर एब्सेंट। तो इसका स्ट्रक्चर सही क्या है, ऑल द गर्ल्स आर एब्सेंट। हम इसको इस तरह से लिखेंगे दी ऑल गर्ल्स आर एब्सेंट, ये नहीं आएगा। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद है ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। इसका मतलब है वो एक आंख से अंधा है। अब हम ब्लाइंड के बाद प्रेपोजिशन कौन सी लगा रहे हैं, फ्रॉम की। अगर हम उर्दू में ट्रांसलेशन देखें तो उर्दू के ट्रांसलेशन के मुताबिक ये वर्ड ठीक बन रहा है कि वो एक आंख से अंधा है, लेकिन हम यहाँ फ्रॉम की प्रेपोजिशन इंग्लिश के मुताबिक नहीं लगाएंगे। हम इंग्लिश को ट्रांसलेट करके, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके सीख नहीं सकते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज में इसके लिए से का वर्ड आया, हमने फ्रॉम पढ़ा हुआ, तो ये गलत है। यहाँ पे आएगा ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। तो आपने इसको ट्रांसलेशन के मुताबिक करके नहीं पढ़ना, ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई। इसका मतलब भी वही बनता है कि वो एक आंख से अंधा है। इट इज 2 इन माई वॉच। मेरी घड़ी में 2 बजे हैं। अब यहाँ पे आएगा करेक्ट, इसका क्या होगा, इट इज 2 बाय माई वॉच, यानी मेरी घड़ी पे जो टाइम है वो 2 बजे। तो यहाँ पे इन का नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बाय। इट इज 2 बाय माई वॉच। ही इज काइंड ऑन मी। अब हम कहना चाह रहे हैं वो मुझ पर मेहरबान है। तो उर्दू के मुताबिक अगर हम ट्रांसलेशन में देखें तो यहाँ पे ऑन आएगा, लेकिन यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा, ही इज काइंड टू मी। We should be kind to animals। तो यहाँ पे kind के बाद to की preposition आनी है, he is kind to me। अब हमें नोट से पता लग रहा है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम एक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्या शी के साथ हम डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ये गलती है।
हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं। अब सब्जेक्ट हमारा शी दिया है तो शी पे डू नहीं आ सकता, यहाँ पे हम डज का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे दिया होता आई दिया होता, वी दिया होता, यू दिया होता, दे दिया होता या कोई प्लूरल आ रहा होता, तब हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो शी के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। शी डज नॉट ईट ऑरेंजेस। अब यहाँ पे यस आ गया तो इसका मतलब है वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ हमने कोई भी एस और यस ऐड नहीं करना है। अगर आप टेंसेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके यहाँ इसको अच्छे से डिटेल से सीख सकते हैं। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। इसके बाद है लेट अस टू गो टू द गार्डन। अब देखिए यहाँ पे 2 दफा टू लिखा हुआ है, लेट अस टू गो टू द गार्डन। अब गो के बाद हम टू की प्रपोजिशन लगाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे इस वाले टू की जरूरत पड़ रही है ना? यहाँ इस टू की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको यूं करेंगे लेट अस गो टू द गार्डन। अगर हम इस तरह कह रहे हैं लेट अस गो टू द गार्डन तो इसका मतलब है, मीनिंग हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ इस वाले टू की कोई जरूरत नहीं है, लेट अस गो टू द गार्डन। डिड यू वेंट टू द स्कूल। अब हमें यहाँ पता लग रहा है पास्ट की बात की जा रही है कि आप स्कूल गए थे। अब हमें कैसे पता लग रहा है पास्ट की बात करें जब हमने डिड का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे पास्ट के लिए तो हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, ये तो ठीक है बिल्कुल। वेंट आना चाहिए, सेकंड फॉर्म दी हुई है, पास्ट फॉर्म दी हुई है और पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, हमने उनके मुताबिक सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब वेंट यहाँ पे जरूरत नहीं है, जब डिड आ गया डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड, डन थर्ड। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म एक निशानी है, ये ऑलरेडी दी हुई है, तो 2 दफा हमें सेकंड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पहले हमने सेकंड फॉर्म लिख दी है तो हम सिंपल यहाँ पे अगर लिखते हैं ना डिड यू गो टू द स्कूल तो बात पूरी हो जाती है। यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, या वेंट नहीं आना चाहिए। हम अगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर करें ना डिड यू गो टू द स्कूल, तब इसका आंसर आएगा यस आई वेंट टू द स्कूल। हम तब वेंट का इस्तेमाल करेंगे जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नेगेटिव बना रहे हैं उसमें डिड आ गया, तब हमें जो हमारा मेन वर्ब या एक्शन है उसकी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। रूल के मुताबिक जब डिड आया तो हमने वहां पे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म का लगाना है। डिड यू गो टू द स्कूल, आंसर में अब हम इस्तेमाल करेंगे यस आई वेंट टू द स्कूल। आई शैल डू माइन ड्यूटी। अब यहाँ पे माइन की जरूरत नहीं है, ये सिंपल बनेगा आई शैल डू माई ड्यूटी। तो यहाँ पे माइन गलत है, यहाँ पे माई आएगा। 20 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। 20 किलोमीटर जो है वो एक लंबा फासला। अब देखिए यहाँ पे हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है कि क्योंकि ज़्यादा वर्ड आए हैं तो इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया हुआ है, किलोमीटर्स के साथ भी एस लगा हुआ है। लेकिन पॉइंट यह है कि क्या हम यहाँ पे आर लगा सकते हैं? अब अगर कोई डिजिट दिया हुआ है तो उसके बाद अब आर नहीं लिखेंगे, अब 20 के बाद इज का वर्ड आएगा। 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपके पास कोई डिजिट आ रहा है फिर आप सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करें। दे हैव मैनी वर्क टू डू, इसका मतलब है उनके पास करने के लिए काफ़ी काम है। अब मच और मैनी, आई हैव मैनी पेंसिल्स, इसका मतलब है मेरे पास पेंसिल्स जितनी भी हैं मैं वो काउंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम मैनी का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, दे हैव मच वर्क टू डू। सोबा एंड सोबिया प्लेस क्रिकेट। अब ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर की जाती है। ज़रूरी नहीं है हम हर दफ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस ऐड करें। अब हम कहेंगे देखें स्टार्ट में तो सबा दी हुई है, एक लड़की दी हुई है, स्टार्ट में बेशक एक लड़की का नाम दिया हुआ है, लेकिन अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें क्या समझ आ रही है, हम 2 लोगों की बात करें, एक्शन क्या हो रहा है इसमें, खेलने का काम हो रहा है, क्या चीज़ खेली जा रही है, क्रिकेट खेली जा रही है। लेकिन ये कितने लोग खेल रहे हैं? क्या हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ सबा क्रिकेट खेलते हैं, या ये हम बता रहे हैं कि सबा और सोबिया दोनों क्रिकेट खेलती हैं? तो अगर हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है सबा एंड सोबिया प्ले क्रिकेट। 2 लोगों की बात करें तो प्लूरल के साथ हम एस ऐड नहीं करते, तो यहाँ प्लेज नहीं आएगा, यहाँ आएगा सबा एंड सोबिया प्ले क्रिकेट।
आबिद रन्स फास्टली। अब यह फास्टली की जरूरत नहीं है, आबिद रन्स फास्ट। I saw a boy was running। अब I saw a boy जब हमने पढ़ा है यहाँ पे तो a boy ठीक लिखा हुआ है, लेकिन नेक्स्ट पे भी हम उसी लड़के की बात कर रहे हैं। मैंने एक लड़का देखा, ठीक है, अब हम उस खास लड़के के बारे में बात अगर कर रहे हैं कि वो लड़का भाग रहा था, तो हम इसको कैसे करेंगे? The boy was running। I saw a boy इसका मतलब मैंने एक लड़का देखा, किसी भी लड़के की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस में बता रही हूँ उस खास लड़के के बारे में कि वो वाला जो लड़का था वो भाग रहा था, तो हम यहाँ पे करेंगे the boy was running। ऊपर बेशक हमने यहाँ पे आ का आर्टिकल लगाया है, लेकिन जब हम उस वाले नाउन को दोबारा बताने लगे तब हम उसके बाद द का आर्टिकल लगाएंगे। I saw a boy, the boy was running। अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को फुल स्टॉप हटा के जोड़ देते हैं तब हम इसको इस तरह से करेंगे I saw a boy who was running। लेकिन अगर हम फुल स्टॉप के बाद नए सेंटेंस, अब देखें यहाँ पे ऊपर एक फुल स्टॉप आ गया, अगला सेंटेंस हम फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा I saw a boy, the boy was running। मैंने एक लड़के को देखा, मैं उस खास लड़के के बारे में बता रही हूँ, वो लड़का भाग रहा था। तो जब हम नाउन एक सेंटेंस में उसका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन की बात कर रहे हो, तब हम वहाँ पे आ का आर्टिकल नहीं लिखेंगे, द लिखेंगे। आई हैव रिटन हिम। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने उसे लिख दिया, मतलब मैंने उसे ये लिख के बता दिया हुआ है, तो ये इस अब आई भी ठीक दिया हुआ है, अब हैव भी ठीक दिया हुआ है, आई के साथ हैव आता है। अब राइट रोट रिटन फॉर्म भी ठीक दी हुई है, थर्ड फॉर्म दी हुई है। अब इसमें गलती क्या है? आई हैव रिटन यहाँ पे आएगा टू हिम। आई हैव रिटन टू हिम, इसका मतलब है मैंने उसे लिख दिया। हो सकता है मैं किसी खत की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ यस आई हैव रिटन टू हिम, मैंने उसे लिख दिया हुआ, बता दिया हुआ है, तो यहाँ पे टू भी आएगा। आई हैव रिटन हिम का मतलब है मैंने उसे लिख दिया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। आई हैव रिटन टू हिम इसका मतलब होगा मैंने उसे लिख दिया, मैंने उसे जो खत लिखना था वो लिख दिया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अब लुक फॉरवर्ड के बाद आप हमेशा ING फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई होप आपको इन सारे वर्ड्स की अच्छे से समझ आ गई है। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, हमने पढ़ा था पीछे ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। एन ऑनेस्ट क्यों लगा रहे थे? क्योंकि ऑनेस्ट में हम वॉवल साउंड ला रहे हैं पहले, इस वजह से। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन से वाला करेक्ट होगा, NFIR या फिर AFIR। आपका जो भी राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।